हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में हम सभी पढ़ रहे थे यूरोप में समाजवाद का आना। तो आज हम सभी पढ़ेंगे समाजवाद के लिए समर्थन और यह जानेंगे कि किस तरीके से रूस एक क्रांति की ओर बढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम जानेंगे समाजवाद के लिए समर्थन। बच्चों, 1870 के दशक तक आते आते समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। इसे देखते हुए इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी कार्य स्थितियों और जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। संकट के समय में संगठन के सदस्यों को मदद के लिए कोष भी स्थापित किए। साथ ही काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए मांगे प्रारंभ कर दी। यानी साथ ही साथ क्या हुआ कि काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए भी मांगे प्रारंभ कर दी गई। जर्मनी से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने कार्य प्रारंभ किया। किसके साथ? जर्मनी से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने कार्य प्रारंभ किया और इन्हें संसदीय चुनाव में सीट दिलाने में भी मदद की। ब्रिटेन में समाजवादियों और यूनियन आंदोलनकारियों ने 1905 में लेबर पार्टी के नाम से और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। यानी ब्रिटेन के समाजवादियों और यूनियन आंदोलनकारियों ने क्या किया? 1905 में लेबर पार्टी के नाम से और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। सन 1914 तक समाजवादी यूरोप में कहीं भी सरकार के गठन में सफल नहीं हो पाए, परंतु इन्होंने स्वयं को मजबूती से संसदीय राजनीति में प्रस्तुत किया। तो ये था समाजवाद के लिए समर्थन। अब हम उन प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे जिसके माध्यम से रूस जो था वह क्रांति की ओर बढ़ रहा था। तो बच्चों, रूस को यूरोप के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में गिना जाता था। यानी रूस जो था उसे यूरोप के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में गिना जाता था। यानी यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है और रूस को यूरोप के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में गिना जाता था। सन 1917 की अक्टूबर की सफल क्रांति के माध्यम से रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। बच्चों, अक्टूबर की क्रांति हम आगे पढ़ाएंगे, तब तक जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिए। रूस को यूरोप के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में गिना जाता था। 1917 की अक्टूबर की सफल क्रांति के माध्यम से रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता था। अब हम सबसे पहले ध्यान देंगे रूसी साम्राज्य के बारे में, क्योंकि बच्चों क्रांति में समाज और साम्राज्य और शासक इन सब का बहुत योगदान रहता है। तो हम जानेंगे रूसी साम्राज्य के बारे में। सन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास के भू क्षेत्र के अतिरिक्त आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यानी अगर देखा जाए तो रूसी साम्राज्य जो था वह बहुत अधिक विस्तृत था। इस साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी सम्मिलित थे।
ठीक। अब हम जानेंगे कि जिस समय रूसी क्रांति हुई उस समय रूस का समाज कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से जुड़ा हुआ था। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से जुड़ा हुआ था, यानी बहुत सारे लोग कृषि करते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी, यानी आबादी का 85% जो हिस्सा था वह आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना अधिक नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से अधिक नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ बाजार के लिए भी व्यापार करते थे। यानी जो रूसी साम्राज्य के किसान थे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो खेती करते ही थे, साथ साथ वे बाजार के लिए भी पैदावार करते थे कि अधिक पैदावार होगी तो वो बाजार में अपना जो अनाज होगा उसे बेचेंगे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। हालांकि अधिकांश उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत से कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, यानी उनमें से बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा था। यानी बहुत से कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे जब रूस के रेल नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही वर्षों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। अधिकांश कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में असमर्थ थे। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप में काम करने की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, यानी अगर देखा जाए तो काम करने के घंटे बहुत अधिक होते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब हम जानेंगे कि उस समय मजदूरों की स्थिति क्या थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत से मजदूर स्थायी रूप से नगरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी अंतर था कि कुछ मजदूर बहुत योग्य थे और कुछ इतने योग्य नहीं थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों ने स्वयं को साहब मानते थे। उनके काम में अधिकांश प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता जो रहती थी। तो सन 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों की तुलना में कम वेतन मिलता था। यानी महिलाओं की संख्या जो थी वह 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों की तुलना में कम वेतन मिलता था। मजदूरों के मध्य मौजूद अंतर उनके पहनावे और व्यवहार में भी दिखाई पड़ता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे।
इन विभिन्नताओं के होने पर भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। सन 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और सन 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। अब हम जानेंगे कि वहाँ उस समय किसानों की स्थिति क्या थी। देहात की अधिकांश भूमि पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का अधिकार था। यानी देहात की अधिकांश भूमि पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का अधिकार था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। यानी अगर रूस की स्थिति देखी जाए तो फ्रांस की जैसी नहीं थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की भूमि छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई स्थानों पर जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। सन 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। सन 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। यानी किसान जो था धीरे धीरे आंदोलित होने लगा था। रूसी किसान यूरोप के शेष किसानों की तुलना में एक और लिहाज से भी अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर पूरी भूमि को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के हिसाब से किसानों को भूमि बांटता था। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे का हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए और तैयार कीजिए।